Simorma wave motion and wave on string का numerical 48. A uniform horizontal rod of length 40 cm and mass 1.2 kg is supported by two identical wires as in figure. Where should a mass of 4.8 kg be placed on the rod so that same tuning fork may excite the wire on left into its fundamental vibration and that on the right into its first overtone? G की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक रॉड दिया हुआ है, इस रॉड को हम नाम देते हैं ए बी रॉड, और इसे दो स्ट्रिंग से यहाँ पे कनेक्ट किया है टू द रिजिड सपोर्ट। अब रिजिड सपोर्ट और ये जो रॉड है उसका मास दिया है 1.2 kg और उसकी लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने उसे कनेक्ट कर दिया है। अब ये कनेक्ट करने के बाद हमें एक दूसरा एक मास है 4.8 kg वाला, और इस मास को हमें इस रॉड पर प्लेस करना है। तो इस तरह से प्लेस करना है ताकि यहाँ पे टेंशन जो प्रोड्यूस हो गए उस टेंशन के कारण यहाँ पे जो वायर है उसे हम एक्साइट कर रहे हैं, मतलब इसे ट्यूनिंग फोर्क से यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं। तो ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये इसे एक्साइट करेगी, तो यहाँ पे ओवरटोन जो होगा, यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा, इस रेजोनेंस के कारण ये वायर भी वाइब्रेट होना स्टार्ट होगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो कहा कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगी। उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। और यही ट्यूनिंग फोर्क, सेम ट्यूनिंग फोर्क से इस वायर को भी हम एक्साइट कर रहे हैं, मतलब उसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये भी वाइब्रेट होना स्टार्ट होगी। लेकिन ये जो वाइब्रेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ही इसे पास किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ट्यूनिंग फोर्क की ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। लेकिन उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो फर्स्ट ओवरटोन से वाइब्रेट होगी। फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक मतलब ये जो वायर है बी वायर से कहते, तो ये बी वायर सेकेंड हार्मोनिक से, मतलब 2 इंटू उसका जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये कंडीशन लाने के लिए हमें टेंशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि टेंशन को उस तरह से एडजस्ट करने के लिए हमें मास इस तरह से रखना है कि ये टेंशन प्रोड्यूस होगी और ये टेंशन क्या करेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो कहाँ पे हमें ये मास 4.8 kg रखना है ये हमें फाइंड करना है। वेयर शुड मतलब कोई भी सपोज एक प्लेस ले लेते हैं, सपोज ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो मास है M2 4.8 kg वाला, इसे रख देते हैं। कहाँ पे रख दिया, मान लेते कि यहाँ से कुछ 1 सेंटीमीटर पे रख दिया, 1 सेंटीमीटर पर रख दिया। तो अब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो सेंटर में, यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड दिया है, मतलब इसका मास सेंटर पे होगा। लेकिन ये मास हमने सेंटर पे नहीं रखा, किसी और जगह पे रखा है, तो ये वायर पे जो टेंशन होगा वो भी अलग अलग होगा, और अलग अलग टेंशन के कारण इनका मोड ऑफ वाइब्रेशन भी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग, यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशन भी अलग अलग होगा। तो अब इससे देखकर तो अब ये एक्स फाइंड करना है, हमें एक्स फाइंड करना है, मतलब ये तो न्यूमेरिकल होगा रोटेशनल मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे रोटेशनल मैकेनिक्स का एक्स फाइंड करना है, मतलब रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब किस तरह से एक्स फाइंड करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क अबाउट ए और टॉर्क अबाउट सेंटर और टॉर्क अबाउट बी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट कोई भी पॉइंट चूज करते हैं। तो लेट से ए, अगर ए के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं हम, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। क्या आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, तो ए पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो इस टेंशन के कारण तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करने वाला, क्योंकि ये टेंशन, ये फोर्स जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके अबाउट टॉर्क नहीं होगा। ये मास जो होगा ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है M1G। तो सपोज स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो इस मास के कारण ये रॉड इस तरह से नीचे आएगा, मतलब इसे इस तरह से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज
तो इसे कहते हैं टॉर्क 1। ये क्या है, क्लॉकवाइज। इसके कारण भी ये ऐसे नीचे आ जाएगा, मतलब ये भी उसे क्लॉकवाइज टॉर्क 2 कहते हैं। ये भी क्लॉकवाइज उसे रोटेट कर रहा है, इस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ये जो नीचे आ रहा है उनको रोक रही है, नीचे आने के लिए रोक रही है, ये जो कनेक्टेड है। मतलब ये टॉर्क, ये जो T2 है इसे इस डायरेक्शन में, मतलब ये सपोज नीचे आ गया तो ये इस डायरेक्शन में इसे लाके यहाँ पे रख दे। मतलब ये रॉड किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। मतलब ये इस T2 के कारण इसे एंटी क्लॉकवाइज, इसे T3 लिखते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रोटेशनल मैकेनिज्म का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है यहाँ पे, और ये वाला मतलब टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 3। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो टॉर्क 1 का फोर्स कितना है, m1g, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कितना है, तो पूरी रॉड की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर में होगा क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये 20, इसका मीटर में करते तो -2, तो इतना होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, मतलब ये टॉर्क 2 कितना होगा, तो ये फोर्स कितना है, m2g, और ये मोमेंट आर्म यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही तो हमें फाइंड करना है। लेट से इसे x मान लिया, इज इक्वल टू ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसके कारण, तो ये फोर्स कितना है, T2 फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से इस फोर्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्जन किया। तो इस तरह से इक्वेशन आ गया, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो m1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1.2 kg, तो 1.2 kg इंटू जी की वैल्यू हमें बताया कि 10 लेना है, तो ये 10 आ गया, इंटू ये 20 इंटू 10⁻² प्लस ये m2g जो मास हमने रखा है यहाँ पे 4.8 kg का, तो 4.8 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू x फाइंड करना है, इज इक्वल टू T2 भी पता नहीं, और ये 40 इंटू 10⁻²। अब एक 10 के कारण ये चला जाएगा डेसिमल, तो 12 आ जाएगा, और ये 12 इंटू 2 24, और एक जीरो के कारण इसका एक जीरो चला जाएगा, मतलब ये आएगा 2.4, और यहाँ पे प्लस, ये जीरो के कारण ये डेसिमल चला जाएगा, और ये आएगा 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 40, ये 2 के कारण 0.4, और ये T2। अब ये x फाइंड करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि ये T2 की भी वैल्यू पता नहीं, तो ये T2 वैल्यू पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 तो मिल गया हमें। अब ये फिगर देखते हैं, तो ये जो वायर से यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन T2 है, और ये वायर क्या कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में इसका टेंशन होगा, तो ये दोनों स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर रही है। अब ये रॉड रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम है, तो ऊपर का फोर्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला फोर्स, मतलब ये रॉड का मास इंटू जी प्लस यहाँ पे जो हमें रखना है वो m2g, तो ये T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, m1, मतलब ये रॉड का मास कितना है 1.2, और g की वैल्यू 10 प्लस m2 4.8 इंटू 10, तो ये आ रहा है 12 और ये 48, मतलब ये आ रहा है 40, 50, 60, तो T1 प्लस T2 आ रहा है 60 न्यूटन। तो अब इस इक्वेशन, सपोज सेकेंड इक्वेशन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, इक्वेशन 2। अब हमें ये x फाइंड करना था, लेकिन T2 की वैल्यू नहीं, इसलिए T2 की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो एक इक्वेशन मिला, लेकिन यहाँ पे T1 पता होता तो T2 की वैल्यू पता चलती, तो ये यहाँ पे रख देते और ये x फाइंड करते, लेकिन T1 भी पता नहीं। तो यहाँ पे रोटेशनल मैकेनिक्स का कंसेप्ट यहाँ तक यूज कर दिया। अब हमें स्विच होना पड़ेगा वेव ऑन स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि टेंशन और फ्रीक्वेंसी का
रिलेशन होता है, ये हमें यूज करना पड़ेगा। अब हमें कहा कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसे एक्साइट कर रहा है और उस सेम ट्यूनिंग फोर्क इसे भी एक्साइट कर रहा है। मतलब ये ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये यहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये वायर की फ्रीक्वेंसी और इस वायर की जो फ्रीक्वेंसी होगी सेम होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर, सपोज ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वायर कहते हैं उसे, और ये फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी क्योंकि ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी। अब लेकिन यहाँ पे टेंशन अलग अलग होने के कारण वहां पे मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग होगा। तो ये जो वायर वाइब्रेट हो रही है वो फंडामेंटल इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, मतलब म्यू नॉट लिख देते। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो फर्स्ट ओवरटोन से वाइब्रेट हो रहा है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2 इंटू यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओ। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ की और यहाँ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग होगी क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है टेंशन पर, और यहाँ पे टेंशन दोनों जगह पे अलग होगा क्योंकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। यहाँ पे मास जो रखा हुआ है हमने इस तरह से रखा हुआ है कि दोनों का टेंशन अलग अलग होगा। ये कंडीशन फॉलो करने के लिए हमने वो मास इस तरह से रखा हुआ है। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L अंडर रूट टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन है T1 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे टेंशन कितना है T2 और मास पर यूनिट लेंथ वायर सेम ही होगी तो ये म्यू ये होगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/2L इंटू 1/2L, तो ये लेंथ सेम है, यहाँ पे एक कैंसल और ये अंडर रूट म्यू भी कैंसिल, तो ये आएगा अंडर रूट T1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में T2, दोनों का स्क्वायर करते तो ये आएगा T1 इज इक्वल टू 4T2। तो यहाँ पे इस तरह से एक इक्वेशन मिल रहा है हमें, देखते इसका कुछ यूज होता है या नहीं। तो ये क्या रिलेशन मिल रहा है हमें, T1 इज इक्वल टू 4T2। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे T1 की जगह पे 4T2 तो T2 मिल जाएगा, और T2 मिला तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमें X मिल जाएगा और हमें X ही फाइंड करना है। तो इस तरह से इतने इक्वेशन से हमें X की वैल्यू, मतलब वेयर शुड दिस मास बी प्लेस्ड ऑन रॉड, तो ये मिल रहा है यहाँ पे। तो ये थर्ड इक्वेशन 2 में पुट करते तो पुटिंग इन 2, ये T1 की वैल्यू 4T2 रख देते, 4T2 प्लस ये रख देते 4T2 प्लस ये T2 इज इक्वल टू 60, मतलब ये 5T2 इज इक्वल टू 60, मतलब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 12 न्यूटन। अब T2 की वैल्यू 12 न्यूटन, इसे 1 इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुटिंग इन 1, तो 1 इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, तो ये 2.4 प्लस 48x इज इक्वल टू 0.4, T2 की वैल्यू 12 न्यूटन, तो ये कितना आ रहा है 2.4 प्लस 48x इज इक्वल टू ये 12 4 जा 48 और एक डेसिमल, तो ये 48x इज इक्वल टू इसे इस साइड में भेज देते तो 4.8 माइनस 2.4 ये आ जाएगा 2.4, और x इज इक्वल टू आ रहा है 2.4 अपॉन 48, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करते, तो 24 1 जा और ये 24 2 जा, मतलब ये 1.20, मतलब x कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 अपॉन 20, मतलब इसे 100 लिखते हैं, अगर 100 इंटू 10⁻² लिखते हैं तो यहाँ पे 20, मतलब ये आएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर। x आ रहा है 5 इंटू 10⁻² मीटर, और इसे सेंटीमीटर में करते हैं तो x इज इक्वल टू आ रहा है 5 सेंटीमीटर।